हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में जो हमने विज्ञान का शुरू कर रखा है, जिसका 99 सेट में एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, उसका आज 19वां सेट में आपका स्वागत है। जो 19वां सेट है आपका प्रीवियस ईयर सीरीज साइंस का, वो आपका है 26/9/2022 का, जो कि 9 बजे से 10:30 बजे तक अर्थात फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था लेवल 1 का। तो यही है हमारा आज का, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल में आप तक नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, और बाकी वीडियोज़ अगर आपको चेक करने हैं तो चैनल में जाकर देखिए, आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस सीरीज के नाम से। तो बाकी वीडियो को भी आप देख लें अगर आपको ज़रूरत हो। और चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो का आज का पहला सवाल जो है हमारा, वो कहता है कि पादपों में प्रांकुर यानी प्लूम्यूल कहाँ पाया जाता है। जो प्रांकुर होता है वो कहाँ पाया जाता है, जो अंकुर निकलता है जहाँ से, वो चीज़। तो बीज में, पत्ती में, पुष्प में या मूलाग्र में, तो कहाँ पाया जाता है, यही है आपका सवाल। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बीज में। अंकुर या प्रांकुर जो है वो आपका बीज से ही निकलता है। बीज से जो छोटे छोटे नए पौधों का जो फॉर्मेशन होने के लिए कुछ निकलता है आहिस्ते आहिस्ते, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। तो पादपों में प्रांकुर बीज में पाया जाता है। अगला प्रश्न, सवाल कहता है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कितना डिग्री का कोण बनाने पर, क्योंकि यहाँ डिग्री का है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये सवाल है, तो आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है उसमें क्या है, उसमें आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को लंबवत फैलाया जाता है। और लंबवत का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री, जिसमें आपका जो तर्जनी अंगुली है वो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा प्रेरित धारा को, और अंगूठा बल को दर्शाता है। तो इसमें 90 डिग्री के एंगल में होगा तभी ये नियम काम करता है, चाहे वो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हो या फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो। दोनों के दोनों नियम में आपका हमेशा कितना होना चाहिए, तो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। तो सवाल का जवाब हमारा हुआ कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति, प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। अगर 90 डिग्री में नहीं है तो इस नियम का प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगला सवाल कहता है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं, प्रकृति में आयनिक होते हैं, कोई आयन नहीं बनाते हैं, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इसका क्या कारण है, चलिए तलाश करते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कोई आयन नहीं बनाता है। अब आयन बनाने से इस बात का क्या मतलब है वो हम लोग पहले जानें। देखिए, जो कार्बन जो हमारा होता है, कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो दो अपरूप होते हैं। एक अपरूप होता है कार्बन का हीरा और एक होता है अपरूप कार्बन का ग्रेफाइट। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो कार्बन है वो ओवरऑल कार्बन विद्युत का कुचालक क्यों है। इसका कारण है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आएगा 2 और 4। तो जैसे अगर कोई दूसरे तत्व मान लिया जाए सोडियम का 11 होता है, तो 2, 8 और 1, तो यह आसानी से आयन बना देगा, एक त्याग के पॉजिटिव आयन। लेकिन ये कार्बन आयन नहीं बना पाता, आयन बना ही नहीं पाता। यही कारण है कि यह बिजली का चालन नहीं कर पाता। कार्बन बिजली का चालन नहीं कर पाने का कारण है इसका आयन का नहीं बना पाना। और कोई भी धातु बिजली का चालन करता है क्योंकि यह आयन आसानी से बना लेता है। यही होता है वो कारण जिसके वजह से बिजली का चालन होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी इसे आप ये लिखें, कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब होता है आधा और हाइड्रेट यानी जल। तो ये है क्या, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या अनबुझा चूना। तो यही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी जो हैं इनके सूत्र भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, बाकी जितने भी हैं। तो ये जो चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर खास करके, तो अगर पत्थर के रूप में है अगर चूना, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
और जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो होता है CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O यानी हेमीहाइड्रेट। जिप्सम जो है वो CaSO4 2H2O होता है, वो होगा आपका जिप्सम। अनबुझा चूना आपका क्या होता है CaO, और बुझा हुआ चूना क्या होता है CaOH का होल 2। ये सभी के सभी इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको कोई ना कोई परीक्षा में आपको दिख ही जाएंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको ये सब सवाल आने ही हैं। अगला प्रश्न, दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलेय है, यानी अवक्षेप कौन सा है। अभिक्रिया देखिए 2KBr BaI2 और तीर के निशान के बाद पोटेशियम आयोडाइड और BaBr2 यानी बेरियम ब्रोमाइड। तो कौन सा होगा अविलेय, KBr BaBr2 KI या BaI। तो देखिए अविलेय में आपका इधर वाला होने का चांस बहुत कम है, जो प्रोडक्ट होता है उसी का बात किया जाता है ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें जो सही जवाब आपका हो जाएगा BaBr2। तो ये जो आपका ये है आपका अविलेय, और अविलेय होने के कारण, इसके अविलेय होने के कारण ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम दिया जाता है, और वो विशेष नाम है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है इसे हम लोग कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल कहता है, ब्राज़ील में 10 मीटर आकार का एक स्टेलेक्टाइट पाया गया। यदि इस स्टेलेक्टाइट को किसी अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका 30 मीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पर होगा। यानी यह आपका तो न्यूमेरिकल है, इसे आपको हल करना पड़ेगा। इसका जवाब चलिए देख लेते हैं। इसका जवाब आपका क्या है, जवाब आपका -15 मीटर है। अब सवाल तो है कि ये तो आपका नॉर्मल सा आपका आंसर है, तो इसका हम लोग को हल करके आपको बताते हैं। चलिए, तो इस सवाल में आप सबसे पहले देखें कि जो आपका वस्तु का आकार दिया हुआ है ऑब्जेक्ट साइज, वो आपका कितना दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट साइज आपका दिया हुआ है 10 मीटर, और जो इमेज साइज है वो आपका कितना दिया हुआ है, तो वो आपका 30 मीटर, और ये 30 मीटर का वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका मतलब अगर हम लोग m निकालते हैं आवर्धन, तो 3 गुना बन रहा है, यानी इमेज बटा ऑब्जेक्ट जो आवर्धन होता है वो आपका हो जाएगा 30/10, और 30/10 अर्थात 3 वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये आपका माइनस में होगा। अब देखिए m आपका माइनस में निकल गया। अब दर्पण के लिए जो m होता है वो क्या होता है, -v/u होता है। अब देखिए m का जगह में आप रख देंगे -3। अब -v की जगह में -v, क्योंकि कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ये नहीं पता। वस्तु कहाँ पर रखा गया है, तो 20 पर। वस्तु दूरी जो u होता है, u हमेशा माइनस में होता है, अर्थात -20। तो u के जगह में आप रख देंगे कितना, तो -20। तो ये माइनस माइनस जब आपका कटेगा तो v बराबर आपका कितना हो गया, तो 20 या 60, जो कि -60 मीटर आपका v निकला। अब ये तो आपका v केवल निकला है, हमें क्या निकालना है, मुख्य फोकस। अब आपको पता होना चाहिए कि जो दर्पण सूत्र है वो आपका क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी से हमारा निकलेगा। तो 1/v क्या है, 1/60, वो भी माइनस में। तो चलिए माइनस लिख देते हैं, फिर प्लस 1/u, तो u भी आपका क्या है, माइनस में। अब देखिए इसे ही आपको हल करना है, -1/60 -1/20। चलिए नीचे ऊपर 3 से गुना कर दीजिए ताकि लसा लेने की जरूरत ना पड़े, एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ -1 नीचे तो आपका सेम है, और 3 एका 3, और नीचे आपका क्या है 60। तो 3 और 1 आपका हो गया 4, और नीचे 60। अगर 4 से 60 को अगर भाग देंगे, और याद रखिएगा नीचे 1/f है, 4 एका 4, 4 15 या 60। अब ये माइनस तो आपका नीचे ही नजर आएगा इसके जगह में। तो जो f का मान आया, f का मान वो कितना आया, -15 सेंटीमीटर। तो यही है आपका जवाब। एक बार और आप इसे देख ले, जगह के आधार पर ही यहाँ थोड़ा सा इधर उधर करके बनाया गया है ताकि आपके सवाल के नज़दीक ही बनाया जा सके। तो ये रहा इसका -15 मीटर, इसका सही जवाब। तो ऐसे करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है, किसकी वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है, प्रतिरोध, धारा, प्रतिरोधकता या दूरी। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो है धारा।
इस सवाल में बेसिकली क्या कहता है, कोई भी जो तार होता है चालक तार, तो चालक तार में जब हम लोग धारा बहाते हैं तो धारा बहाने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो निर्भर करता है किस पर, वो धारा के मान पर। अगर विद्युत धारा का मान अगर अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, वो अधिक होगा। यानी डायरेक्ट धारा के परिमाण पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निर्भर करता है। अगला प्रश्न सवाल फिर से आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाश चैप्टर से सवाल है। सवाल कहता है एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो क्या होगी इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई यहाँ जो दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं और उसी के साथ हम लोग सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल में आपका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई जो कि वस्तु की ऊंचाई है, और जो क्षमता दिया हुआ है वो -2.5 डायोप्टर है, और लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब देखिए ये जो 2.5 डायोप्टर क्षमता है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। जो क्षमता का सूत्र होता है आपका P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, और सेंटीमीटर में अगर आए हमारा फोकस दूरी तो 100/f होता है। तो इससे हमारा फोकस दूरी आपका निकल जाएगा 100/p करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो 100/p कितना है, तो p है आपका -2.5। तो इसे जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर आपका 0, तो 25 चौके 100, इसका मतलब ये हुआ कि -40 सेंटीमीटर आपका क्या निकला, तो आपका फोकस दूरी। वस्तु दूरी क्या है u बराबर, तो u बराबर आपका है -20 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है, आपको भी निकालना है। भी निकाल के ही आपका काम हो सकता है। तो चलिए हम लोग भी निकालते हैं। तो आपका लेंस सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो इससे हम लोग भी निकालेंगे तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u आपका हो जाएगा। तो 1/f आपका कितना है, तो 1/40, वो भी माइनस में। तो चलिए माइनस में लिख देते हैं। 1/u भी आपका माइनस में है 1/20। अब इसे हम लोग हल करते हैं। नीचे 2 से गुना करें, ऊपर 2 से, ताकि एलसीएम लेने का ज़रूरत ना पड़े। 2 और 1 आपका 3 हो गया, नीचे आपका क्या हो गया 40। तो ये v बराबर जो है ये 1/v है, तो v बराबर आपका हो जाएगा -40/3। अब क्या करेंगे, v तो निकल गया, अब हम लोग m निकालेंगे यानी आवर्धन। तो आवर्धन निकालने के लिए जो m बराबर होता है लेंस के लिए वो होता है v/u। अब देखिए v का मान कितना रख देंगे, तो v का मान रख देंगे -40/3, और u का मान क्या रख देंगे, तो u का मान हम लोग रख देंगे 20। ये हमारा आ गया, तो u का मान हमारा 20 आया। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस कटा, आपका 20 दूनी 40, इसका मतलब जो m बराबर जो हो गया, m बराबर हो गया 2/3, यानी जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो 2/3 गुना बनेगा। अब देखिए यहाँ जो वस्तु का साइज है वो 6 है, तो 6 का 2/3 गुना आप कीजिए, तो 3 दूनी आपका हो गया 6, तो 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 4 सेंटीमीटर है वही आपका हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई, और जो कि आपका सही जवाब भी है। तो इतना आपको लगेगा ही ऑप्टिक्स का सवाल में। आप कितनों शॉर्टकट कीजिए, हाँ इसे आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप तुरंत में ही चुटकी बना के नहीं खाते, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा इसका जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हरासित होने वाले ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। परिपथ में धारा के व्युत्क्रमानुपाती, यह परिपथ में विद्युत विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, परिपथ प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, धारा के अवधि के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या है इसका सही जवाब, तो ये तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। इसका सही जवाब आपका कहता है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। कैसे क्यों ये हम लोग को समझना है। जो आपका H होता है, H का सूत्र होता है I²RT। इसमें आपका I धारा है, तो धारा का स्क्वायर का समानुपाती होगा, तो इसीलिए धारा का व्युत्क्रमानुपाती ये नहीं हो सकता है। अच्छा, प्रतिरोध के साथ डायरेक्ट है, यानी प्रतिरोध के साथ डायरेक्ट समानुपाती, इसका मतलब ये आपका अनुक्रमानुपाती सही है। व्युत्क्रमानुपाती विभवांतर के साथ ये तो है नहीं। धारा के प्रवाह की अवधि यानी समय का व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल नहीं, समय के समानुपाती है। ये आपको टी आपको समय दिख भी रहा है। तो इस प्रकार आपका केवल कौन सा सही है, केवल 3 सही है। क्यों, सूत्र आपके सामने है।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोगैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन या म्यूटेन? तो बायोगैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक जो होता है वो आपका होता है मीथेन। ये सवाल आपको कभी कभी गोबर गैस के नाम से भी पूछता है। तो जो आपका गोबर गैस होता है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक आपका मीथेन है, CH4। गोबर गैस जो है इसे ही हम लोग कहते हैं बायोगैस। और CNG का भी जो घटक होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, उसका भी जो मुख्य घटक क्या होता है? तो उसका भी होता है आपका CH4 अर्थात मीथेन। और इससे एक सवाल और पूछता है कभी कभी, जैसे बरसात के दिन में जो धान का खेत होता है, तो धान के खेत के कीचड़ से कौन सा गैस निकलता है? तो उसका जवाब भी आपका होगा मीथेन। अगला प्रश्न, प्रोटीनों के एमिनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में, वसा के वसा अम्लों में ग्लिसरॉल का अंतिम रूपांतरण के लिए जो एंजाइम जो है वो कहाँ स्थित होता है? यानी प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने के लिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने के लिए, वसा को वसा अम्ल में बदलने के लिए, ग्लिसरॉल का अंतिम रूपांतरण के लिए जो एंजाइम होता है वो होता कहाँ है? जठर रस, पीत रस, अग्नाशयी रस या आंत रस? तो वो एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आंत्र रस। जो छोटी आंत की दीवारों से जो रस निकलती है उसे ही आंत्र रस कहते हैं। इन सभी पाचन क्रियाओं के लिए आंत्र रस जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न, किसी भी चालक के लिए वोल्टेज धारा घराव की आकृति कैसी होगी? टेढ़ी मेढ़ी, रैखिक, परवलयाकार या चरघातांकी? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है रैखिक। वो कैसे होता है वो हम लोग देखें। तो ये रहा आपका एक लाइन और ये रहा आपका दूसरा अक्ष। अब इसमें मान के चलिए एक तरफ आपका आई है और एक तरफ आपका भी है। तो ओम का नियम से ये जो रेखा होगी ये रेखा हमेशा आपका भी आई ग्राफ आपका सीधा ही बनता है। तो इसीलिए टेढ़ी मेढ़ी, परवलयाकार, चरघातांकी ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सीधा बनता है भी और आई के बीच वोल्टेज धारा ग्राफ। अगला प्रश्न, सवाल है निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीर फ्लोएम को निरूपित करते हैं। तो कौन सा आरेख पौधे के ताने में परिवहन का सही दिशा का निरूपण करता है? तो इसे सवाल को पहले समझते हैं। देखिए, मान के चलिए ये आपका तना है पौधा का, तो तना के नीचे आपका क्या होगा? जड़ होगा। ऊपर क्या होंगे? तो ऊपर आपके पत्तियां होंगी बहुत सारी। अब यहाँ जो क्या होता है, दो चीज, एक होता है जाइलम और एक आपका होता है फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करता है? पौधे के द्वारा बनाए गए पत्तियों में जो भोजन जो होता है उसको नीचे लाता है और जाइलम नीचे से जल वगैरह को ऊपर ले जाता है। इसका मतलब जाइलम ऊपर ले जाएगा और फ्लोएम नीचे लाएगा। अब देखिए यहाँ अगर कलर की अगर बात करें आप, तो यहाँ क्या कहता है कि नीला तीर जाइलम को दिखाता है। तो नीला अर्थात जाइलम का दिशा आपका क्या होगा? नीले वाले का दिशा। तो नीले वाले का दिशा आपका ऊपर, और तो नीले वाले का दिशा ऊपर किसमें है ये भी देख ले आपका, ये एक इसमें है और एक इसमें है। अब उसके बाद जो फ्लोएम है उसका दिशा किधर होगा? तो उसका दिशा नीचे होगा। तो फ्लोएम का दिशा नीचे कहाँ है? तो इसमें है। तो ये सी जवाब तो होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें कोई और पेंच तो नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब यहाँ देखिए बी कहता है। चलिए इसका भी हम लोग पेंच समझते हैं। यहाँ बी और सी दोनों में दिया हुआ है। देखिए यहाँ जो आपके पास है कि जो जाइलम है, नीला तीर जो है वो आपका पौधा से नीचे जड़ से ऊपर ले जाता है, ये आपका हुआ। चलिए ठीक है, ये हम लोग समझ गए। अब उसके बाद जो फ्लोएम है वो ऊपर से नीचे लाता है, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे ला रहा है और साथ में ही तने में जो मौजूद जो संरक्षित जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी ये कभी कभी ऊपर ले जाता है। इस वजह से ही इसमें जो आपका दो तीर आपका निशान में दिया हुआ है। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पता चलेगा कि जल का तो जो प्रवाह होता है, जल और खनिज लवण का, वो एक दिशीय आपका हुआ नीचे से ऊपर, लेकिन जो आपका पौधों में पोषक तत्वों का जो है वो द्विदिशीय है। द्विदिशीय होने की वजह से आपका बी जवाब है। अदरवाइज आपका जवाब क्या होता? तो आपका जवाब सी होता, लेकिन बी जवाब होने का कारण है। तो इसीलिए आपका जो सही जवाब इसका क्या है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। तो कैसे तैयार किया जाता है? तो किसको कितना ताप पर गर्म करते हैं? चूना पत्थर को 373, जिप्सम को 373, चूना पत्थर 273, जिप्सम को 273। तो इसका सही जवाब क्या है? ये सवाल बहुत दोहरा वाला सवाल है।
इसका जवाब कहता है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर। ये रहा आपका जिप्सम CaSO4 2H2O। इसे जब हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन तापमान अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इससे पानी निकल जाता है CaSO4 और बचता है आधा H2O, और जो बाकी दो में आधा घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 1.5 बचेगा, तो 1.5 H2O निकल जाता है। तो ये तो आपका जिप्सम था, लेकिन ये आपका क्या होता है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो प्रोटॉन के बराबर। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यहाँ बेसिकली आपसे परमाणु संख्या की परिभाषा पूछी गई है। यहाँ देखिए, यहाँ जो परमाणु संख्या होता है खास तौर से प्रोटॉन की संख्या होता है, लेकिन अगर परमाणु उदासीन है, लेन देन नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन अगर किसी केवल परमाणु अगर बोला जाता तो केवल प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। लेकिन उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो प्रोटॉन कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, दोनों आपका क्या इंगित करेगा, तो दोनों आपका परमाणु संख्या को इंगित करेगा। इसीलिए इसका जवाब 2 है। तो कभी भी याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या ही क्या है, तो परमाणु संख्या है। लेकिन जो आपका उदासीन परमाणु है उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। तो जब वक्रता त्रिज्या आपका 100 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी भी आपकी क्या होना चाहिए, आपका 100 ही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, 100 है। कैसे इस सवाल को समझते हैं, ये आपका है, मान के चलिए ये अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ आपका ये है P और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या इसका क्या है, तो वक्रता त्रिज्या 100 है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब पूछा है P और C के बीच की दूरी, तो जो त्रिज्या है वही तो है P और C के बीच की दूरी। अगला प्रश्न, की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये सल्फर है, आपको क्या बनाना है, सल्फर का ऑक्साइड बनाना है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या है, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, संयोजन या अपचयन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा आपका अपचयन। अच्छा, अपचयन यहाँ कहता है, देखिए सल्फर से सल्फाइड आयन पूछा है, 1 मिनट हमसे गलती हुआ है, सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये आपका हुआ सल्फर, और सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण मतलब H2- आपको बनाना है। यानी यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रॉन जो आपका है, इलेक्ट्रॉन, इसको आपको इलेक्ट्रॉन और देना है इसमें, तब जाके ये पैंचा में आ जाएगा, यानी ये ऋण में आ जाएगा। यानी जैसे सल्फर जो होता है इसका परमाणु संख्या आपका 16 है, तो 16 का आप लिखिएगा तो 2, 8 और 6 होता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के आपको 2, 8 और 8 बनाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऋण में है, इसीलिए 2 माइनस है। और जब भी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है किसी तत्व के द्वारा तो उसका होता है अपचयन, और इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। तो इसीलिए इसका जवाब क्या है, अपचयन। शुरू में आपके सामने एक्सप्लेन किया गया था सल्फर से सल्फर ऑक्साइड, तो सल्फर ऑक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते, ऑक्सीकरण करते। लेकिन यहाँ सल्फर ऑक्साइड नहीं बनाया जा रहा है, सल्फाइड आयन बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ, सल्फाइड आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने को क्या कहते हैं, तो अपचयन कहते हैं। आपको याद रखना है कभी भी, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का घटना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का घटना अपचयन। आपको ये चीज़ याद रखना है ऑलवेज। अगला प्रश्न, सवाल हमारा क्या कहता है, निम्नांकित चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और परखनली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बी में नीला क्यों नहीं दिखा, ये आपको देखना है। तो यहाँ आयोडीन का सॉल्यूशन है, यहाँ पानी है, और यहाँ बॉइल्ड राइस है, और एक तरफ में बॉइल्ड है और एक तरफ में बॉइल्ड के साथ यहाँ चबाया हुआ राइस है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है, यहाँ ऑप्शन देखते हैं।
यानी क्यों चबाया हुआ राइस में नीला कलर क्यों नहीं दिखा? तो स्टार्च का पाचन लार के रूप में मौजूद लाइपेज द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद पेप्सिन द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा किया जाता है। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद ट्रिप्सिन द्वारा किया जाता है। यानी चबाया हुआ में आपका लार जो है वो वजह है। तो लार क्या काम करता है ये सवाल पूछ लिया है। फोटो से आपका ज़्यादा ताल्लुक नहीं दिख रहा है, केवल यहाँ लार से मतलब है। तो इसका सही जवाब क्या है कि लार में मौजूद स्टार्च का पाचन लार में मौजूद कौन करता है? एमाइलेज। यही है आपका इसका मेन ग्रुप। तो यहाँ जो सवाल जो आपसे पूछा गया है इतना बड़ा फोटो बना के, फोटो का कोई काम है नहीं। चारों ऑप्शन भी अगर आप देखते तो आपको समझ में आ जाता कि इसमें क्या कुछ कह रहा है। यहाँ आपका लार का काम पूछा हुआ है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वो किसका पाचन करता है। तो स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत का पृथक्करण से क्या अभिप्राय है? अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोगों को इन वस्तुओं के साथ जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को मिश्रित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब जैव और अजैव को नहीं मिलाना चाहिए। परिवारों को कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय उपभोज्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के साथ नहीं मिलना चाहिए। यानी जैव और अजैव को कारखाना वाला को नहीं मिलाना चाहिए, परिवार वाला को नहीं मिलाना चाहिए, उपयोग करने वालों को नहीं मिलाना चाहिए, या नगर पालिका को अलग अलग स्थान बनाना चाहिए। तो क्या है इस बात का मतलब? तो इस बात का जो सही मतलब है वो प्रत्येक घर में जब कचरे का उत्पादन होता है वही समय जैव और अजैव को अलग रखना चाहिए। इसी को कहा जाता है स्रोत का पृथक्करण। यही है वो बात। स्रोत का पृथक्करण का मतलब जैव अजैव को फैमिली में ही जब कचरा का उत्पादन होता है वही टाइम नहीं मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? दिक्सूचक की सुई, विद्युत डायनेमो, शुष्क सेल या विद्युत मोटर? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है? विद्युत डायनेमो। इसमें आप एक बात समझिए, विद्युत डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। यानी हम लोग जनरेटर को चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा हम लोग अप्लाई करते हैं और उससे जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका विद्युत ऊर्जा। और विद्युत मोटर में क्या होता है? हम लोग बिजली अप्लाई करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा हम लोग देते हैं और उधर से जो निकलता है मिलता है वो क्या होता है? वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसे आपको ख्याल रखना है। और यहाँ शुष्क सेल की बात की गई है। शुष्क सेल क्या करता है? शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी वहाँ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल किस में बदलता है? वो केमिकल बिजली में बदलता है। और दिक्सूचक सुई तो चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाता है। अगला प्रश्न, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? जाइलम तंतु, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिका, जाइलम मृदुतक? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या है? तो वह है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु यानी फाइबर जो है वो जाइलम को एक आकार प्रदान करता है और उसको एक शेप देता है, न कि जल के परिवहन में। इसमें जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है पूछा है, तो एक आकार देता है। और जाइलम फाइबर जो है आकार देने के साथ ही जो वहाँ के जो पाइप जो होते हैं उनको परिवहन करने में मदद करता है। तो कौन सा घटक जल परिवहन में कार्य नहीं करता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो जाइलम तंतु जो है वो कार्य, इसमें जो परिवहन जल परिवहन में कार्य नहीं करने की वजह से इसमें ये तीनों काम करते हैं और ये जो है खास तौर से उसको एक आकार देता है। हालांकि इसका भी योगदान है लेकिन डायरेक्ट योगदान नहीं होने के कारण ये आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, डबरेनर के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के बीच में है? कैल्शियम का 40 है परमाणु द्रव्यमान और बेरियम का 137। तो इसके अनुसार क्या था? तो इसके अनुसार हमारा सिस्टम ये था कि दोनों के बीच में होना चाहिए। कैल्शियम और बेरियम के बीच में, दोनों का वजन के बीच में भी होना चाहिए। तो चलिए दोनों का वजन का बीच निकालते हैं। तो 137.3 और उसको जोड़िए 40.1। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ 7, यहाँ भी हो गया 4 3 7, यहाँ 1। इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 8 16, 2 8 16। अब देखिए यहाँ लगभग 8 8 वाला जा रहा है आपका। यहाँ देखिए कि इन तीनों में लगभग 88 आसपास में कौन है? ये आपका ये है। तो इसका मतलब हमारा जवाब वही होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसमें जवाब क्या है। बिल्कुल सही वही है हमारा जवाब, जो कि यानी इसमें जब भी आपका डबरेनर त्रिक के बीच में आपका कहेगा तो आपको दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, उसी से आपका निकलता है।
तो इस तरह से आज हमारा जो सवाल जो है ये लगभग 23 सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इसमें आपका 25 क्वेश्चन नहीं रहा होगा, इसीलिए तो आपका टारगेट एग्जाम में होना चाहिए 25 आउट ऑफ 25 एग्जाम में, जो कि आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर बाकी दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारे चैनल को रीच मिले और हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।